Hi everyone and welcome to the complete DSA series, and today we're going to solve one more important recursion problem called Knight's Tour. अब this is a problem जिसको already हमने n queens के बाद as a homework problem दिया था. If we have already done the n queens problem जो हमारी complete DSA series की playlist के अंदर available है, तो इस सवाल को करना हमारे लिए बहुत easy हो जाएगा. तो हम चाहें तो इस सवाल से पहले एक बार n queens वाली problem को भी solve कर सकते हैं. अब इसके अलावा अगर मैं DSA का कोई और concept पढ़ना है तो वो हमें इस playlist के अंदर available मिल जाएगा. Also there is a link for a company wise DSA sheet in the description box. तो शुरुआत करते हैं अपने सवाल की. This problem is called Knight's Tour. In fact, ये जो सवाल हम सॉल्व करेंगे, this is a direct variation of the Knight's Tour problem. This is problem number 2596 on LeetCode, which is called check Knight Tour configuration. इस सवाल के अंदर हमारे पास n क्रॉस n साइज का एक चेस बोर्ड गिवन है. सो यहाँ पर लेट्स सपोज n की वैल्यू है 3. तो इस तरीके का हमारे पास बोर्ड गिवन है जिसके अंदर देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. अब सवाल के अंदर हमारे पास एक नाइट नाम का चेस पीस गिवन है. चेस के अंदर चेस बोर्ड पर देयर आर मल्टीपल पीसेस विच आर अवेलेबल. एन क्वींस वाले सवाल में जैसे हमारा चेस पीस क्वीन था तो वो क्वीन के जितने भी मूव्स है वो चल सकता था. इस बार हमारे लिए जो चेस पीस है दैट इज गोइंग टू बी अ नाइट. तो नाइट के जो मूव्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. इनफैक्ट ये मूव्स हमें ऑलरेडी गिवन है अपने क्वेश्चन के अंदर. नाइट जो है वो 8 डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर चल सकता है. इन डायरेक्शंस को अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं. बट बेसिकली दिस इज अ चेस पीस विच इज द नाइट पीस जो इस लेफ्ट मोस्ट पोजिशन के साथ स्टार्ट करता है. In fact, let us give it a different color. So this is a chess piece जो हमारे इस लेफ्ट मोस्ट सेल के साथ स्टार्ट करता है which is 0,0. And for this particular piece हमारे पास सवाल के अंदर एक n क्रॉस n का ये ग्रिड इस तरीके से गिवन है कि इसके अंदर इस पर्टिकुलर नाइट पीस के लिए फ्यूचर की सारी मूव्स लिखी हुई हैं. हमारे लिए सवाल है कि हमें बताना है इस नाइट पीस के लिए जो 0,0 के साथ स्टार्ट करता है कि क्या उसके लिए सारी की सारी जो मूव्स लिखी हुई हैं आर दीज वैलिड मूव्स और आर दे इनवैलिड मूव्स. तो बेसिकली वी हैव टू कंप्लीट दिस फंक्शन which is a boolean type function जिसके अंदर we have to check if the given grid is valid or not. अगर valid है तो boolean return type है तो हमें true return करना है. If it is invalid then we have to return false. अब basically how does it work? Let's suppose हमारे chess piece की first जो position है that is this cell. तो इसीलिए गिवन है इस सेल के ऊपर ये 0 नंबर जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो नाइट पीस है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है. इसके बाद हमारा जो नाइट पीस है उसके पास मल्टीपल मूव्स हैं जो वो चल सकता है. तो नेक्स्ट हमें चेक करना है कि किसी ना किसी पॉसिबल मूव से नेक्स्ट टाइम क्या हमारा नाइट पीस यहाँ पर पहुंच सकता है जहां पर 1 है. जैसे ही वो 1 पर आ गया फिर हमें देखना है क्या वो यहाँ पर पहुंच सकता है जहां पर 2 है. जैसे ही 2 पर आ गया देन वी नीड टू लुक कि क्या वो 3 पर पहुंच सकता है. 3 से क्या वो वैलिड तरीके से 4 पर पहुंच सकता है. 4 से 5 से 6 से 7 एंड 7 से फाइनली 8. इस तरीके से अगर सारी के सारी वैलिड मूव्स के साथ ये जो नाइट पीस है ये सारी की सारी ग्रिड को अगर ट्रैवल कर पाता है इन द ऑर्डर विच इज मेंशन्ड इन दिस ग्रिड तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न करेंगे. और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो उस केस के अंदर हम फॉल्स रिटर्न करेंगे. सो दिस इज द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व. अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि एक नाइट पीस एग्जैक्टली कौन कौन से मूव्स हैं जिनको ट्रैवल कर सकता है. उसके लिए लेट अस लुक एट दिस बोर्ड. तो हमारा चेस बोर्ड कुछ इस तरीके का दिखेगा. अगर हमारे पास कोई भी नाइट पीस होता है तो वो 8 डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव कर सकता है. और ये डिफरेंट डायरेक्शंस को हम एक नंबर दे देते हैं. लेट अस कॉल दिस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. अब लेट्स सपोज जहां पर हमारा जो नाइट पीस है वो ऑलरेडी अवेलेबल है इसे हम कह देते हैं रो कॉमा कॉलम. मतलब दिस इज सम R, C वाला सेल जहां पर ऑलरेडी हमारा नाइट खड़ा है. तो इस सेल के रिस्पेक्ट में क्या हम कह सकते हैं कि हमें ऑलरेडी पता है कि नाइट कौन सी 8 पोजीशंस पर मूव करेगा. लेट्स एनालाइज फॉर दिस फर्स्ट मूव. अगर हमारा नाइट R, C पर खड़ा है मतलब इस रो एंड कॉलम पर खड़ा है कैन वी से कि इस फर्स्ट सेल पर जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा. रो को 1 2 अपनी रो को 2 से डिक्रीज करना पड़ेगा. यानी अगर हम R, C पर खड़े हैं और हमें अपनी फर्स्ट मूव लेनी है तो फर्स्ट मूव लेने का मतलब है हम R-2 कर देंगे. एंड कॉलम की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर कॉलम की वैल्यू C है तो यहाँ पर कॉलम की वैल्यू C+1 होगी. तो कॉलम वैल्यू हमारे पास हो जाएगी C+1 के इक्वल. सिमिलरली हम अपनी सेकंड सेल की भी पोजीशन निकाल सकते हैं कि नाइट को अगर R, C से यहाँ मूव करना है तो यहाँ मूव करने के लिए हमारी जो रो है वो तो सिर्फ -1 हो रही है बट हमारा कॉलम +2 हो रहा है. तो रो -1 हो रही है एंड कॉलम हमारे पास +2 आ रहा है. सिमिलरली थर्ड सेल के लिए हमारी रो जो है वो तो +1 हो रही है एंड हमारा कॉलम +2 हो रहा है. सो दिस इज R+1 एंड C+2. हमारे फोर्थ सेल के लिए दिस वैल्यू इज R+2, C+1. अगर हम सिमिलरली अपने फिफ्थ सेल की बात करें तो यहां से इफ वी वांट टू मूव टू दिस फिफ्थ सेल हमें अपनी रो को करना पड़ेगा +2 एंड कॉलम को करना पड़ेगा -1 क्योंकि हम इस कॉलम से इस कॉलम में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस विल बी R+2 एंड C-1.
सिमिलरली फॉर द 6th सेल हमारी जो रो है वो तो +1 हुई है, बट हमारा जो कॉलम है वो -2 हुआ है, तो रो +1 एंड कॉलम -2. सिमिलरली फॉर द 7th सेल हमारी जो रो है वो -1 हो गई है, बट हमारा कॉलम -2 हो गया है, सो दिस इज रो -1 एंड कॉलम -2. एंड फाइनली फॉर द 8th सेल जो हमारा लास्ट सेल है, इस सेल पर अगर हमें पहुंचना है तो हमें रो को करना पड़ेगा -2 एंड कॉलम को करना पड़ेगा हमें -1. सो दिस इज रो -2 एंड कॉलम -1. तो इस तरीके से अगर हमें अपने नाइट के लिए उसका एग्जिस्टेंट सेल का रो एंड कॉलम पता होता है तो वी कैन फिगर आउट व्हाट द नेक्स्ट 8 मूव्स आर गोइंग टू लुक लाइक. मतलब दीज आर द पॉसिबल मूव्स जो एक नाइट चल सकता है किसी भी पर्टिकुलर सेल पर खड़े होकर. एंड इन्हीं मूव्स के हिसाब से हमें एनालाइज करना है कि क्या हमारे लिए जो गिवन पाथ है नाइट का, इज दैट द करेक्ट पाथ और नॉट. तो उसके लिए अपने एग्जाम्पल पर वापस आ जाते हैं. लेट अस सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम दिस सेल विच इज द 0,0 वाला सेल. हमने अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पर हमारी 0th मूव आ गई. अब अगर कोई भी नाइट यहाँ पर खड़ा है तो उसके लिए इमीडिएट सेल्स तो ब्लॉक हो जाते हैं, एंड जो ये वाला सेल होता है वो 7 पर भी जा सकता है एंड वो 1 पर भी जा सकता है, क्योंकि हमारी मूव हमें कहती है कि 0 वाले सेल के बाद उसे हमेशा 1 वाले सेल पर ही जाना है. तो 0 वाले सेल से हम अपने नाइट को 1 वाले सेल पर लेके जाएंगे, तो फाइनली हमारा जो नाइट है वो यहाँ पर मूव कर जाएगा. अब अगर नाइट यहाँ पर खड़ा है तो उसके लिए जो इमीडिएट सेल्स हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं, पर वो इस 2 पर यहाँ पर मूव कर सकता है. तो 1 से पॉसिबल है नाइट के लिए 2 पर मूव करना. नेक्स्ट टाइम इस नाइट के लिए ये इमीडिएट सेल्स ब्लॉक हो जाएंगे, पर वो यहाँ पर इस 3 पर जाकर मूव कर सकता है, तो इट्स पॉसिबल टू मूव फ्रॉम 2 to 3. नेक्स्ट टाइम नाइट अगर यहाँ पर खड़ा होगा तो इमीडिएट सेल्स ब्लॉक हो जाएंगे, बट उसके लिए पॉसिबल है इस 4 पर मूव करना, तो हम नाइट को 4 पर मूव करवा देंगे 3 के बाद. नाइट अगर यहाँ पर खड़ा है तो उसके लिए इमीडिएट सेल्स तो ब्लॉक हो जाते हैं, पर उसके लिए पॉसिबल है इस 5 पर मूव करना, तो हम नाइट को 5 पर मूव करवा देते हैं. 5 पर अब है तो उसके लिए इमीडिएट सेल्स ब्लॉक हो जाते हैं, पर उसके लिए इस 6 पर मूव करना पॉसिबल है, तो वी मूव द नाइट फ्रॉम 5 to 6. 6 पर अगर खड़ा है तो इमीडिएट सेल्स ब्लॉक हो जाते हैं एंड इट कैन मूव टू दिस 7. तो नाइट 7 पर आ गया. अब यहाँ पर जब खड़ा है नाइट तो उसके लिए ये इमीडिएट सेल्स जो हैं ये ब्लॉक हो गए, लेकिन हमें तो 7 से अपने नाइट को मूव करना था टू दिस 8th सेल. अब 7 से इस सेल पर मूव करना नाइट के लिए पॉसिबल नहीं है, एंड दैट इज वाई ये जो कन्फिगरेशन हमें दिया है इसके लिए हम रिटर्न करेंगे एक फॉल्स वैल्यू, बिकॉज दिस इज नॉट द करेक्ट कन्फिगरेशन विच इज वैलिड फॉर द नाइट्स टूर. मतलब नाइट अपनी पॉसिबल मूव्स को चल के कभी इस तरीके का जो कंप्लीट कन्फिगरेशन है उसे फॉर्म नहीं कर सकता. तो बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लॉजिकली किया क्या, हमने नाइट के लिए हर एक सेल पर जाकर देख लिया कि वहां से नाइट के लिए कौन से 8 पॉसिबल मूव्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, एंड उन 8 पॉसिबल मूव्स को हम चलकर देख सकते हैं. हमें 8 पॉसिबल मूव्स में से वो मूव्स ढूंढने हैं जहां पर हम अपनी करंट वैल्यू से एक प्लस वाली वैल्यू पर जा रहे हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल शुरुआत में अगर नाइट यहां पर था, इफ दिस इज द नाइट, तो नाइट के लिए ये पोजीशंस तो हमें पता है ब्लॉक हो जाती है. नाइट के लिए फर्स्ट पॉसिबल मूव ये है, सेकंड पॉसिबल मूव ये है, लेकिन हमें पता है उसके पास अगर ये 2 पॉसिबल मूव्स हैं फिर भी हम इस सेल पर मूव करना चाहेंगे, बिकॉज 0 के बाद हमारा जो नाइट्स टूर है यानी जो हमारा पाथ है उसमें हमारे पास 1 आएगा, 7 नहीं आएगा. तो हर सेल पर खड़े होके हम अपने सारे पॉसिबल मूव्स को एनालाइज करेंगे. हमारे पास 8 पॉसिबल मूव्स हैं, वहां से हम उसी पॉसिबल मूव को चलने वाले हैं जहां पर हम अपनी नेक्स्ट यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू पर जा रहे होंगे. 0 के बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 है, 1 के बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 है, 2 के बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 है, 3 के बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू 4 है, एंड सो ऑन. तो इस तरीके से वी कैन क्रिएट एन एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएबल, जिसके बेसिस पर हम हर बार ट्रैक करेंगे कि हमें अपने करंट सेल से कौन सी सेल पर मूव करना है. तो लेट अस क्रिएट अ रिकर्सिव फंक्शन टू परफॉर्म दिस टास्क. बेसिकली हम अपने रिकर्सिव फंक्शन को कह सकते हैं इज वैलिड. लेट्स कॉल इट इज वैलिड. इस रिकर्सिव फंक्शन के अंदर एक तो हमारे पास हमारी 2D ग्रिड आएगी, विच इज दिस ग्रिड, जिसके अंदर हमारे पास सारे के सारे इंटीजर वैल्यूज अवेलेबल हैं. हम जिस भी सेल पर खड़े हैं हमें उस सेल की पोजीशन चाहिए अपने सारे के सारे मूव्स को एनालाइज करने के लिए. तो सेल की पोजीशन लेने का मतलब है कि वील रिक्वायर द रो वैल्यू एंड द कॉलम वैल्यू. इसके साथ में हमारे पास ग्रिड का साइज भी होना चाहिए, ऑल्दो हम इसे कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट स्टिल वील पास दिस n वैल्यू टू सी द ग्रिड साइज. ग्रिड हमें पता है हमेशा n क्रॉस n साइज का ही होगा. एंड इसके साथ में वील ट्रैक 1 मोर वैल्यू विच इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू. हमें पता है अगर हमारा नाइट टूर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है विच इज 0,0 वाला सेल, तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. मतलब यहीं से पूरा टूर स्टार्ट हो रहा है. 0 के बाद जब हम अपनी मूव्स लेनी स्टार्ट करेंगे, एक मूव हम यहाँ के लिए ले सकते हैं, एक मूव हम यहाँ के लिए ले सकते हैं, पर दोनों ही मूव्स में हमें पता होगा कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू नेक्स्ट टाइम के लिए 1 है. जब हम 7 पर पहुंचेंगे तो हमें दिखेगा यहाँ पर 1 तो है नहीं, तो यहाँ से हम रिवर्ट बैक कर सकते हैं. पर जब हम 1 पर पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा येस दिस इज द करेक्ट आंसर. हम 1 पर पहुंचकर सिमिलरली दोबारा से अपनी मूव्स को चलना स्टार्ट करेंगे.
लेट्स सपोज हमारा जो नाइट है अगर वो ऑलरेडी 1 पर पहुंच गया तो उसके लिए हमें पता है ये वाले जो सेल्स हैं दे आर गोइंग टू गेट ब्लॉक्ड एंड नाइट के लिए एक पॉसिबल पाथ ये होगा, सेकंड पॉसिबल पाथ ये होगा। अब यहां से नाइट को पता है कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 + 1 यानी 2 होनी चाहिए, तो यहां पर भी एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 भेजी जाएगी, यहां पर भी एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 भेजी जाएगी। वील रिटर्न बैक फ्रॉम हियर, वील बैक ट्रैक फ्रॉम हियर, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है बट क्योंकि यहाँ पर हमें हमारा 2 मिल जाएगा पाथ के अंदर, तो यहाँ से अब हम अपने नेक्स्ट पाथ एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो वील बेसिकली पास दिस स्पेशल वैल्यू कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिससे हम ट्रैक करेंगे कि क्या हमारा जो कन्फिगरेशन है वो करेक्ट कन्फिगरेशन है या नहीं है। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू रिटर्न अ बूलियन वेरिएबल इस फंक्शन से। बूलियन वेरिएबल अगर ट्रू रिटर्न होता है तो उससे हमें पता चलता है कि हम करेक्ट पाथ पर हैं, एंड इफ वी रिटर्न दिस एज अ फॉल्स वैल्यू तो उससे हमें पता चलता है कि वी आर ऑन द इनकरेक्ट पाथ। किसी भी सेल R, C पर बैठकर हम 8 पॉसिबल मूव्स ले सकते हैं। 8 पॉसिबल मूव्स लेने का मतलब है कि इज वैलिड फंक्शन को ही, लेट्स कॉल दिस फंक्शन इज वैलिड, हम ग्रिड, लेट्स सपोज हमें अब अगर अपनी फर्स्ट मूव लेनी है, फर्स्ट मूव लेने के लिए हमारा R बन जाएगा R-2 एंड C बन जाएगा C+1। तो यहाँ पर अपनी नेक्स्ट मूव लेने के लिए हम R को -2 पास करेंगे एंड C को +1, नेक्स्ट टाइम के लिए n सेम रहेगा। एंड इस बार करंट सेल के अंदर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, नेक्स्ट सेल की मूव लेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा +1 हो जाएगी। इफ वी आर सिटिंग ऑन दिस 0, नेक्स्ट टाइम एक्सपेक्टेड वैल्यू 1, 1 के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू 2, 2 के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू 3, दिस इज द वे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू +1 हम पास करेंगे एंड यहां से हमारे पास कोई आंसर रिटर्न होकर आएगा। आंसर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक बूलियन वैल्यू। हमें बेसिकली देखना है कि अगर हमने इस सेल पर खड़े होकर इस सेल की कॉल ले ली तो यहां से अगर हमारे पास फॉल्स रिटर्न आया मतलब अभी हमारा कन्फिगरेशन ठीक नहीं है, पर अगर यहां से ट्रू रिटर्न होकर आ गया मतलब हमें हमारा करेक्ट पाथ मिल गया। तो इसीलिए वी नीड टू स्टोर दिस आंसर वैल्यू इन अ बूलियन वेरिएबल। सिमिलरली ये हमारी फर्स्ट मूव हो गई। इसी तरीके से हम अपनी सेकंड मूव रखेंगे। सेकंड मूव का मतलब है दोबारा से हम इस वैलिड को कॉल कर सकते हैं फॉर आर ग्रिड। नेक्स्ट टाइम जो मूव होगी वो हमारे सेकंड सेल के लिए होगी। सेकंड सेल का मतलब है R-1 एंड C+2। तो यहाँ पर हम पास कर देंगे R-1 एंड C+2 विथ माई n, एंड नेक्स्ट टाइम के लिए भी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम ही होगी क्योंकि हम करेक्ट सेल ढूंढना चाह रहे हैं। बट यहाँ पर खड़े होकर हमें नहीं पता करेक्ट सेल कहाँ पर है, हमें बस ये पता है हम 8 पॉसिबल मूव्स हैं जिनको चल सकते हैं, तो हम सारी की सारी पॉसिबल मूव्स को चल के देखेंगे कि करेक्ट वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू कहाँ पर मिलेगी। सो दिस इज द सेकेंड पॉसिबल मूव जिसको हम चल के देख रहे हैं, और यहाँ से भी हमारे पास कोई आंसर 2 वैल्यू रिटर्न होकर आएगी। एंड सिमिलरली इसी तरीके से हमें 8 मूव्स हैं जिनके लिए 8 डिफरेंट मूव्स के लिए हम कॉल लगाने वाले हैं। तो कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर अपने सेल के लिए अपने रो एंड कॉलम वैल्यूज को हमें चेंज करना है टू एग्जीक्यूट दीज 8 पॉसिबल मूव्स। अब एक बार हम किसी भी सेल पर अगर आ गए हैं, लेट्स सपोज 0 से हम 0 पर खड़े हैं और यहाँ से हमने 2 पॉसिबल मूव्स ली। इफ आर नाइट इज हियर, तो ये 3 सेल्स तो हमारे लिए ब्लॉक्ड हो गए हैं। हमारे पास 2 पॉसिबल मूव्स हैं। सबसे पहली पॉसिबल मूव हमारे पास 1 की आती है, सेकंड पॉसिबल मूव हमारे पास 2 की आती है। तो इस नाइट को सबसे पहले अगर हम 1 पर मूव करेंगे, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, वी हैव फाउंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू हियर। बट अगर इस 0 से हम मूव करके इस 7 पर आए तो यहाँ पर तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमारा 7 मैच नहीं करता। मतलब यहाँ पर जो ग्रिड ऑफ हमारे करंट रो कॉलम की वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हम सर्च करना चाहते थे। तो यहाँ से हमें रिवर्ट बैक करना है, और रिवर्ट बैक करना है विद अ फॉल्स वैल्यू कि हमारा जो टूर है दैट इज नॉट गोइंग इन द करेक्ट वे। तो कभी भी बेस केस में हम लिख सकते हैं कि कभी भी अगर हमारे ग्रिड ऑफ R-C की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट वी वर सर्चिंग फॉर, तो उस केस में हमें पता है यहाँ पर हमें हमारा पाथ नहीं मिलेगा। तो उस केस में हम रिटर्न करने वाले हैं अपनी फॉल्स वैल्यू। तो ये एक पॉसिबल बेस केस है जो हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा देयर इज वन मोर पॉसिबल बेस केस फॉर रिटर्निंग फॉल्स वैल्यू। लेट्स सपोज हम यहाँ पर खड़े हैं। अब यहाँ पर R-C के लिए जो फर्स्ट कॉल जाएगी, लेट अस ट्राई टू इमेजिन दैट फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कहाँ के लिए जाती है? फर्स्ट कॉल जाती है R-2 C+1 के लिए। R-C से हमारी जो फर्स्ट कॉल जाती है वो जाती है R-2 C+1 के लिए। तो अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सेल 0,0 से, वी स्टार्टेड विद 0,0, अभी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 थी जो कि ट्रू है। तो यहाँ पर जो कॉल जाएगी दैट विल गो फॉर -2,1 जिसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 जाएगी। अब अगर इस सेल को हम अपने ग्रिड पर ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये सेल ग्रिड पर एग्जिस्ट ही नहीं करता बिकॉज -2 वाली रो इज एन इनवैलिड वैल्यू फॉर अ रो वैल्यू। तो अगर कभी भी हमारे पास रो वैल्यू या कॉलम वैल्यू इनवैलिड आ जाती है तो उस केस में हमें पता है हमारा पाथ बिल्कुल भी सही नहीं जा रहा। तो यहां से हमें दोबारा से रिटर्न करना है विद अ फॉल्स वैल्यू। तो ये जो कंडीशन होती है बेसिकली, कभी भी रो एंड कॉलम इनवैलिड अगर हो जाए, दिस इज द कंडीशन फॉर क्रॉसिंग द
द ग्रिड बाउंड्री। तो ग्रिड बाउंड्री को कभी भी हमें क्रॉस नहीं करना है, हमारा जो नाइट पीस रहेगा वो हमेशा बाउंड्री के अंदर रहेगा। और ग्रिड बाउंड्री कब क्रॉस होगी? ग्रिड बाउंड्री तब क्रॉस होगी जब या तो हमारी रो की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, या हमारे कॉलम की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, या फिर रो की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाए, या कॉलम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाए। तो ये सारी कंडीशंस हैं फॉर क्रॉसिंग द ग्रिड बाउंड्री। तो इन्हें भी हम अपने बेस केस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इफ दिस इज माई बेस केस, तो इसमें ग्रिड r, c चेक करने से पहले वील चेक फॉर द बेसिक कंडीशंस। एंड व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस? बेसिकली अगर हमारी r की वैल्यू कभी भी लेस देन 0 हो गई, या फिर हमारे कॉलम की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, या r ग्रेटर देन इक्वल टू n हो गया, या फिर कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू n हो गया, या फिर ये सारी चीजें तो वैलिड हैं बट ग्रिड के अंदर हमें हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं मिली, ये वो सारे केसेस हैं जहां पर वी आर गोइंग ऑन द रॉन्ग पाथ, तो यहां से हमें रिटर्न कर देनी है फॉल्स वैल्यू। सो दिस इज द बेस केस फॉर द फॉल्स वैल्यू। अब फॉल्स वैल्यू के लिए कोई बेस केस एग्जिस्ट करता है तो ट्रू वैल्यू के लिए भी देयर मस्ट बी अ बेस केस। ट्रू वैल्यू का बेस केस कैसा दिखेगा? हमें ट्रू रिटर्न एग्जैक्टली कब करना है? लेट्स सपोज अगर हम किसी ऐसे सेल पर पहुंच जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए अज्यूम करते हैं इस 8 पर हम सही तरीके से पहुंच गए। अगर हम किसी ऐसे सेल पर पहुंच जाते हैं विच इज द लास्ट सेल ऑफ द पाथ, और हमने सारे के सारे पाथ को ट्रवर्स कर लिया है, तो अब हम फाइनली रिटर्न कर सकते हैं अपनी ट्रू वैल्यू। तो वो ट्रू वैल्यू वाला जो केस है वो एग्जैक्टली कब अकर करता है? हमारा जो ट्रू वैल्यू वाला केस है वो तब अकर करता है जब हम सारी की सारी n² - 1 मूव्स को ले लेते हैं। इफ दिस इज माई चेस बोर्ड विच इज ऑफ साइज n×n, तो मतलब इसके अंदर n² बॉक्सेस हैं। n² बॉक्सेस कहने का मतलब है कि हमारे पास टोटल n² मूव्स होंगी। अगर हमारी मूव 0 से स्टार्ट हो रही है तो सवाल के अंदर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि हमारे पास 0 से लेकर n² - 1 मूव्स है। तो फाइनली अगर हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू n² - 1 थी विच वॉज द लास्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू, और उस पर हम पहुंच गए हैं, तो मतलब यहां से अब हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। अब हमें आगे मूव करने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी इफ आर एक्सपेक्टेड वैल्यू becomes equal to n² - 1 एंड ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें मिल भी गई है, तो उस केस में हमें हमारा आंसर मिल गया है। तो ग्रिड इज नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये तो हमने चेक कर ही लिया है। मतलब अगर ग्रिड एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल नहीं है तो यहां से ही हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर हम यहां पर आ गए किसी फंक्शन के अंदर, मतलब ग्रिड RC इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू, और यहां पर हम सिर्फ डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि अगर हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू n² - 1, तो उस केस में वी कैन डायरेक्टली रिटर्न ट्रू एज आर आंसर। तो यहां से दिस इज द केस जब हमें फाइनली अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा। अगर आंसर नहीं मिलता तो उस केस में उस सेल से भी हम अपने 8 पॉसिबल मूव्स लेंगे। 8 पॉसिबल मूव से हमारे पास 8 पॉसिबल आंसर्स आएंगे, एंड अगर इनमें से किसी भी मूव ने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया तो हमें भी ट्रू रिटर्न करना है। मतलब अगर हम इस सेल पर खड़े हैं, ये सेल्स क्रॉस हो जाते हैं, ये 2 पॉसिबल मूव्स हमारे पास हैं, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि 0 से ट्रू आया या 7 से ट्रू आया। कहीं से भी अगर ट्रू आता है तो हम भी क्या रिटर्न करेंगे? हम भी रिटर्न करेंगे ट्रू वैल्यू। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू रिटर्न आंसर 1 और आंसर 2 और आंसर 3, एंड इसी तरीके से सारी की सारी 8 तक आंसर वैल्यूज को हम और करके रिटर्न करेंगे। अगर 8 के 8 आंसर्स में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो जाती है तो उस केस में हम भी रिटर्न करने वाले हैं ट्रू वैल्यू। सो दिस इज द एंटायर लॉजिक टू चेक इफ द नाइट्स-टूर कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट और नॉट, एंड इस तरीके से रिकर्सिवली हम अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। तो एक बार लेट अस कन्वर्ट द सूडो कोड इनटू द कोड, एंड उसके बाद वी विल एनालाइज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो सवाल के अंदर वी आर गिवन दिस फंक्शन जिसे हमें कंप्लीट करना है। अब सिंस दिस फंक्शन डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स जो हमें अपने रिकर्सिव फंक्शन के अंदर चाहिए, तो हम एक हेल्पर फंक्शन बना सकते हैं। Let us call this boolean is valid. In fact, we can also call this boolean is valid helper. पर अभी के लिए let's call this is valid. is valid के अंदर एक तो हम अपनी ग्रिड को पास करेंगे, ग्रिड के साथ we'll get the row value, column value, हमारा जो n की वैल्यू है, एंड उसके साथ में this expected value. जब हम is valid को कॉल करेंगे तो उसमें हम अपनी ग्रिड तो पास करेंगे ही, रो कॉलम स्टार्टिंग में हमारे पास 0,0 होगा। n को जब हम पास करेंगे that is basically equal to grid dot size and expected value for the initial cell is equal to 0. तो हम 0 वैल्यू हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू शुरुआत में। तो ये हेल्पर फंक्शन हमें जो भी आंसर रिटर्न करेगा उसी को हम रिटर्न कर देंगे फ्रॉम दिस मेन फंक्शन। तो यहाँ पर आते हैं, बेसिकली जब भी हम इस वैलिड फंक्शन के पास आते हैं, सबसे पहले किसी भी सेल के लिए हमें अपने 8 पॉसिबल मूव्स चल के देखने होते हैं। तो 8 पॉसिबल मूव में आंसर 1 रिटर्न होगा फर्स्ट पॉसिबल मूव से। फर्स्ट पॉसिबल मूव कहने का मतलब है ग्रिड पास करेंगे, अपने r-2 की वैल्यू, c+1 की वैल्यू पास करेंगे, n वही रहेगा, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू +1। सो इस तरीके से दिस इज आर फर्स्ट मूव, एंड सिमिलरली हम अपने 8 पॉसिबल मूव्स को लिख कर देख रहे होंगे।
तो यहाँ पर लेट मी क्विकली चेंज ऑल ऑफ दिस रो एंड कॉलम वैल्यूज एंड माई आंसर वेरिएबल. हमें सिंपली इन सारी की सारी वैल्यूज को यूज करना है. सो दीज आर द 8 पॉसिबल मूव्स जिनको हम चल सकते हैं. इसमें हमारे पास 8 डिफरेंट वैल्यूज रिटर्न होकर आएगी एंड हम रिटर्न कर देंगे आंसर 1 और आंसर 2. सो वील रिटर्न द कंबाइंड और फॉर ऑल द वैल्यूज, और किसी में से भी एक मूव से अगर ट्रू रिटर्न होकर आता है तो हम भी रिटर्न करेंगे ट्रू. बेस केसेस के अंदर सबसे पहले इनवैलिडिटी का बेस केस देख लेते हैं. कभी भी रो वैल्यू इज लेस देन 0 और कॉलम वैल्यू इज लेस देन 0, और इफ रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू n और इफ कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, या फिर अगर हमारे ग्रिड ऑफ रो कॉमा कॉलम की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू माई एक्सपेक्टेड वैल्यू. इन सारे के सारे केसेस के लिए वी आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स. एंड कभी भी अगर हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू बिकम्स इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, तो उस केस में वी आर गोइंग टू रिटर्न अ ट्रू वैल्यू. सो दिस इज द एंटायर लॉजिक टू कंप्लीट आर इज वैलिड फंक्शन. इसी रिकर्सिव फंक्शन के अंदर पूरा का पूरा लॉजिक हमारे पास है एंड ये फंक्शन जो भी आंसर रिटर्न करेगा उसे हम रिटर्न कर देंगे फ्रॉम check valid grid. Before running, let us fix this last move. This should be c-1 and let us now run the code. तो कोड हमारा सक्सेसफुली रन कर गया है. इसे अगर हम सबमिट करेंगे, so this is also a successful submission. अब if we talk about the time complexity of the entire code, तो time complexity को हम वैसे एनालाइज कर सकते हैं जैसे हमने n क्वींस के लिए एनालाइज किया था. बेसिकली हमारे पास इन टोटल n स्क्वायर सेल्स हैं जो अवेलेबल हैं हमारे बोर्ड के अंदर. हर एक सेल के लिए आइडियली वी कैन मेक 8 पॉसिबल चॉइसेस, और अगर हम हर एक सेल के लिए 8 पॉसिबल मूव्स ले रहे हैं तो हर एक सिंगल लेवल पर हमारे पास 8 डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो रिकर्जन ट्री के अंदर फॉर्म होगी. तो n स्क्वायर सेल्स के लिए अगर हम 8 डिफरेंट चॉइसेस लेंगे तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू आएगी दैट विल बी बिग ऑफ 8 टू द पावर n square. So this is the expected time complexity. And in terms of space complexity हमने as such कोई auxiliary space use नहीं की है. अगर हम recursion call stack की बात करें तो recursion call stack basically 0 से लेकर n square minus 1 तक अपने सारे के सारे possible moves को analyze करेगा. तो we can say कि हमारी recursion call stack की वजह से हमारी जो space complexity बनेगी that is big of n square. So this is how we solve the problem of Knight's tour. This is an important problem. अगर हमने already n queens को पढ़ा था and backtracking and recursion हमारे पास clear है तो this is a pretty easy problem. इस प्रॉब्लम को टैग मीडियम लेवल का दिया गया है, बट अगर हमारे रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग के जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए आइडियली एक ईजी लेवल प्रॉब्लम होनी चाहिए. तो आई होप दैट वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर. इफ यू हैव देन यू कैन मार्क इट इन डाउन इन द कमेंट्स. यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.